व्हाट इज़ ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस एक ऐसी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो जो अपनी जो लीवर के सेल्स होते हैं जिन्हें हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। मोर कॉमन इन फीमेल्स। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का क्या मतलब है कि आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके जो हिपेटोसाइट्स हैं, आपका जो हिपेटोसाइट्स हैं उनके ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देता है, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है इसको। अब इस वजह से जो लीवर है उसके अंदर परसिस्टेंटली ऐसे ऐसे इन्फ्लामेशन जो होता है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। जो इन्फ्लामेशन है वो परसिस्टेंटली ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से फाइब्रोसिस और इवेंचुअली क्या होना स्टार्ट हो जाता है, सिरोसिस। फाइब्रोसिस विच में लीड्स टू द सिरोसिस। अब पेशेंट जो से वो फीमेल इसमें ज़्यादा कॉमन होती हैं, अक्सर यंग या मिडिल एज में देखी जा सकती हैं। अब मैकेनिज़्म में देखा जाए तो वो ये होता है कि जो पेशेंट होता है वो आपकी जो इम्यून टॉलरेंस है उसको ब्रेक जो होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इम्यून टॉलरेंस हमारी बॉडी के अंदर। उसकी वजह से जो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हिपेटोसाइट्स के खिलाफ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जब आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो किसके खिलाफ बनना स्टार्ट कर देती हैं, इम्यून इंटॉलरेंस की वजह से हिपेटोसाइट्स के खिलाफ। और सबसे कॉमन जो आपकी यहाँ पे हिपेटोसाइट्स में जो बन रही होती हैं वो होती हैं आपकी anti-LKM1, यानी कि एंटी स्मूथ मस्कुलर मसल्स एंटीबॉडीज़ और एंटी लिवर किडनी माइक्रोसोमल टाइप 1, लिवर किडनी माइक्रोसोमल टाइप 1। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं इनके ऊपर क्या कर रही होती है, इफेक्ट कर रही होती है। अब ये एंटीबॉडीज़ इम्यून सेल्स को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट, जिसकी वजह से जो लीवर टिश्यूज़ हैं या जो इसके ऊपर जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो क्रोनिकली जो सब बढ़ता चला जाता है। तो उस क्रोनिक इम्यून अटैक की वजह से आपको क्या हो जाता है, आपकी जो हिपेटोसाइट्स हैं वो जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली ख़त्म हो जाते हैं। अब पेशेंट जो है वो कैसे प्रेजेंट करता है आपके पास, विच इज़ कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक। ठीक है ना, और डिजीज़ जो है वो रूटीन जो ब्लड टेस्ट है उसमें जो है वो डिस्कवर हो सकती है। लेकिन पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप जो होते हैं वो लेटली डेवलप हो जाते हैं। कॉमन सिम्टम्स हम क्या देखते हैं, फटीग हो सकता है, नोजिया या पेरोराइटिस जो होता है ये हो सकते हैं, यानी कि इचिंग वगैरह हो जाना। अब लिवर जो है वो कंटिन्यूसली इन्फ्लेम्ड हो रहा होता है, तो ब्लड टेस्ट के अंदर जो ALT और AST है वो सिग्निफिकेंटली हमें क्या मिल रहे होते हैं, ALT ज़्यादा और AST ज़्यादा मिल रहे होते हैं। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखा जाए तो हमें पोर्टल या प्री पोर्टल लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स देखने को मिल रहे होते हैं। यानी कि हिस्टोलॉजी के अंदर जो हम माइक्रोस्कोप देखते हैं, हम बायोप्सी वगैरह जो हम लेते हैं तो उसके अंदर हमें ये दोनों कंडीशन होती है, यानी कि आपका जो पोर्टल एरियाज़ है उनमें लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स, ये दोनों चीज़ें जो होते हैं उनकी इन्फिल्ट्रेशन हमें ज़्यादा देखने को मिल रही थी। क्यों? बिकॉज दे आर द प्लान एंड दे आर इंक्लूड इन इम्यून रिस्पॉन्स, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। ये उस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम का एक प्रोसेस है, उसके अंदर आपके लिम्फोसाइट्स और बीटा सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अगर डिजीज़ ट्रीटेड ना हो तो उसकी वजह से फिर फाइब्रोसिस होती है और फिर जनरली सिरोसिस होती है। डायग्नोज मैंने आपको बता दिया कि डायग्नोज में आपने वही एंटीबॉडीज़ जो है वो टेस्ट करवाना है जिसके अंदर में एलिवेटेड इंजाइम मिलेंगे। बायोप्सी के अंदर आपको जो है वही लिम्फोसाइट्स और क्या कहते हैं अपना प्लाज्मा सेल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट में हम ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के अंदर जो है वो आप जो स्टीरॉयड थेरेपी है वो दे सकते हैं। और अगर ये पेशेंट हमारे पास आया था और उसको दमा भी था तो आपको पता है कि उसके अंदर हमने जो दमे के पेशेंट होते हैं उनके अंदर स्टीरॉयड थेरेपी को हमने बड़े ध्यान से देना होता है। ठीक है ना, तो वो कि कहीं ना कहीं वो बैकली कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाए तो आपने लाजमी जो स्टीरॉयड का प्रोटोकॉल है वो आपने पल्मोनोलॉजी वालों से कंसल्ट करना होता है। अब ट्रीटमेंट का जो गोल होता है वो इम्यून सिस्टम की जो है वो ओवर रिएक्टिव को सप्रेस करना है, तो साथ ही बात स्टीरॉयड वगैरह देना होता है। साथ साथ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में एजिथ्रोपिन जो होता है वो देखते हैं ताकि जो इम्यून सिस्टम है वो कंट्रोल रहे आपका। ठीक है ना, बाकी यही होता है कि आपको ऑटोइम्यून में आपको जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो मैंने आपको बता दिया वो यही है कि आपको लिम्फोसाइट्स वगैरह जो होता है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, प्लाज्मा सेल। नेक्स्ट रहता है व्हाट इज हिपेटिक इनकैफ, एट द एंड आ गया। हिपेटिक इनकैफ क्या है कि सिरोसिस हुई, उसके बाद पोर्टोसिस्टेमिक क्षरण, डिक्रीज अमोनिया मेटाबॉलिज्म लीड्स टू न्यूरो साइकेट्रिक डिसफंक्शन विच इज़ रिवर्सिबल, रेंजिंग फ्रॉम डिस्टॉर्शन या स्ट्रेस टू डिफिकल्ट असल्ट और कोमा। अब हिपेटिक इनकैफ के अंदर एक न्यूरो साइकेट्रिक सिंड्रोम होता है जो सीवियर लीवर डिजीज़ या सिरोसिस में डेवलप होता है। किस वजह से? जब आपको टॉक्सिक नाइट्रोजन सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है या उनकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती। जब उनकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती, और उन डिटॉक्सिफिकेशंस के अंदर आपके कौन कौन से जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, एक आपका अमोनिया आ जाता है और आपका NH3 आ जाता है।
ये दोनों चीज़ें ऐसे होती हैं जिनको डिटॉक्सीफाई आपने करना होता है, लेकिन जब जो डिटॉक्सीफाई करना या उनके ये नहीं होता तो ये अल्टीमेटली क्या किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं, यूरिया। क्या, यूरिया। लेकिन जब लीवर सीवियरली डैमेज हो जाता है तो ये जो सब ब्लड जो लीवर है वो उसको क्या, जो ये जो ब्लड लीवर है उसको क्या कर देता है, बाईपास कर देता है। क्या कर देता है, बाईपास। अब जब बाईपास हो जाता है तो उसकी वजह से जैसे पोटोसिस्टाइमिक मिश्रण में होता है तो जो अमोनिया है वो, अब सबसे बात है, डिटॉक्सीफाई हुआ नहीं होता, तो उसकी रिजल्ट में जो अमोनिया वो ब्लड के अंदर क्या कर देता है, ज़्यादा हो जाता है। जब अमोनिया ज़्यादा हो जाता है तो वो उसके जो अमोनिया वो डायरेक्टली क्या कर देता है, ब्रेन के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट जो है डालना स्टार्ट कर देता है। अब जब अमोनिया जो है वो ब्रेन में जाता है तो वहाँ पे आपको पता है कि जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ये मैंने आपको न्यूरो के अंदर भी पढ़ाया हुआ है, एस्ट्रोसाइट्स। जो एस्ट्रोसाइट्स हैं उसकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको क्या कर रहा होता है, डिस्टर्ब। जब डिस्टर्ब करता है तो उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, सेरेब्रल एडिमा, प्लस आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको क्या कर रहा होता है, इम्बैलेंस। अब जब इम्बैलेंस करता है तो इसी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर जो कॉन्शियस लेवल है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो जाता है, कम। तो इस वजह से ये जो पेशेंट्स होते हैं ये कैसे प्रेजेंट करते हैं, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। उनके जो कॉन्शियसनेस का लेवल है, कन्फ्यूजन है या डिस्फंक्शन है, उसका लेवल जो होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो पेशेंट जो होते हैं वो एक तो नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते, डिसओरिएंटेड होते हैं। फ्लैपिंग ट्रेमर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लैपिंग ट्रेमर्स ये आपने कैसे चेक करना होता है, आप पेशेंट है उसका कहेंगे आपने बिल्कुल हाथ को ऐसे सीधा रखना है, ठीक है ना। आपने अगर इसकी वीडियो भी देखनी है तो आप काइंडली प्लीज़ ये देखिएगा, क्योंकि हम वार्ड में यही करते हैं कि हमने अगर हेपेटिक इनकैफ की ग्रेड्स को निकालना है तो हम ये लाजमी करते हैं कि हमने उसका हाथ को और ये बाजुओं को बिल्कुल सीधा कराना होता है, और उसके जो हाथ होते हैं वो बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली जो है वो फ्लैपिंग जो है वो ट्रेमर हमें देखने को मिलता है। वो जिस तरह क्लैप हम कर रहे होते हैं ना, उस तरह एक हाथ से ऐसे 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 हिल रहे होते हैं। इसके अलावा हम उससे ये पूछ सकते हैं कि इसको नींद तो नहीं आती, यानी कि ड्रॉजीनेस वगैरह। नींद का लेवल भी पूछ सकते हैं, भी पूरा दिन सोता है, रात को सोता है, दिन को सोता है, तो उससे भी हम जो है वो देख सकते हैं। और अल्टीमेटली अगर ये तीनों चीज़ें अगर हो, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो, ट्रैपिंग भी हो, और थर्ड स्टेज के अंदर जाके उसका टोटली सोया हो, तो अल्टीमेटली अगर ये अनट्रीटेड है तो अल्टीमेटली इट मे लीड्स टू द कोमा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनकी ग्रेडिंग करनी होती है, ठीक है ना। एंड एस्ट्रेक्सिस हेपेटिक इनकैफ का जो क्लासिक जो साइन होता है, जिसमें पेशेंट के जो हैंड्स होते हैं वो एक्सटेंड करने पे इरेगुलर फ्लैपिंग कर रहे होते हैं। अब कुछ फैक्टर जो होते हैं वो हेपेटिक इनकैफ को जो है वो ट्रिगर भी कर देते हैं। सारी बात है, अमोनिया की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है ना, वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो अमोनिया की जो रिमूवल है वो नॉर्मली जो है वो क्या कहते हैं, डिक्रीज़ हो जाती है जब उनके ट्रिगर होते हैं। तो सबसे जो कॉमन ट्रिगर होता है वो जीआईटी की क्या होती है, ब्लीडिंग होना। अब यहाँ पे देखें ट्रिगर कौन से होते हैं, इंक्रीज अमोनिया प्रोडक्शन एंड अब्जॉर्प्शन ड्यू टू जीआईटी ब्लीड, कॉन्स्टिपेशन एंड इन्फेक्शन। हेपेटिक इनकैफ का आपने ट्रीटमेंट याद रखना है, विच इज़ डूफालैक। अगर आप हाउस जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम डूफालैक सिरप देते हैं ताकि उसकी वजह से जो आपकी जीआईटी की मोर्टेलिटी है वो अच्छी हो सके। सारी बात है, जो गट के बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अमोनिया वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो अमोनिया है वो क्या हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। अब इसमें जब आपकी जो जीआईटी है, जब आप फूड इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से जो प्रोटीन है उसकी क्या हो रही होती है, ब्रेकडाउन हो रही होती है। जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो उसकी वजह से जो आपका अमोनिया है वो भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, और जब आपका अमोनिया प्रोड्यूस होता है तो वो अब डिटॉक्सिफाई तो हो नहीं रहा, तो उसकी वजह से वो अमोनिया का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो अमोनिया की जो क्लियरेंस है वो रिड्यूस हो रही है, और इस साइड पे वो सारी बात है बढ़ता जा रहा है। तो सारी सी बात है, जब जैसे रीनल फेलियर है या एक्सेसिव डायरेटिक्स या टिप्स वगैरह के जो प्रोसीजर है जिसमें जो है वो लीवर बाईपास हो जाता है, अब यहाँ पे आपका अमोनिया का जो वो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। अब ट्रीटमेंट के अंदर अब जब भी हम पेशेंट्स को देखते हैं, डिक्रीज अमोनिया रिमूवल ड्यू टू रीनल फेलियर, डायरेटिक्स, बाईपास, हेपेटिक पोटोस्ट्रम, इसमें भी कम हो जाता है। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपका जो लैक्टोज है, मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ डूफालैक वो आपने लाजमी देना होता है। अब अमोनिया के लेवल को रिड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लैक्टोज ही देते हैं, जो आपके कोलोन के अंदर जाके मेटाबोलाइज क्या कर रहा होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, आपका जो डूफालैक सिरप है ये आपका एसिडिक इन्वायरमेंट जो होता है वो ज़्यादा कर रहा होता है। अब जो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है तो उसकी वजह से जो अमोनिया है वो अमोनियम आयंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जो अमोनिया है वो किस में चेंज हो जाता है, अमोनियम आयंस के अंदर, NH4+ यानी अमोनियम आयन के अंदर चेंज हो जाता है। और जो अमोनियम आयंस है वो आपका ईजीली जो है वो अब्जॉर्ब हो रहा होता है। ये अमोनियम जो है वो ईजिली अब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है ना, और उसकी वजह से जो वो जो स्टूल के साथ जो है वो बॉडी के साथ जो है वो निकल जाता है, और उसी की वजह से आपकी जो मोर्टेलिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है, और अमोनिया जो है वो इस फॉर्म के अंदर आपके बॉडी से बाहर चला जाता है।
इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर देते हैं, जैसे रिफेक्सामीन है, जो कि नॉन अब्जॉर्बल एंटीबायोटिक है, जो गट के बैक्टीरियाज हैं उनको भी रिड्यूस कर रही होती है, ताकि इम्यूनिटी प्रोडक्शन जो है वो कम से कम हो सके। ठीक हो गया। एंड ये अमोनिया, वो मैंने बताया अमोनिया ऑयल्स को बढ़ा देता है, रिफेक्सामीन जो सा वो अमोनिया की जो सा वो प्रोड्यूसिंग करता है, वो क्या कर देता है, कम कर देता है। तो आपने याद रखना है कि हेपेटिक इनकैफ को जो इंपॉर्टेंट होता है कि फ्लैपिंग ट्रेमर्स, जिसे हम एस्ट्रेक्सिस कहते हैं, जो फ्लैपिंग ट्रेमर्स है, जो क्लिनिकल एग्जाम फाइंडिंग्स है, जिसमें आपको पता चल जाता है हेपेटिक इनकैफ हो रहा है पेशेंट को, साथ साथ हमने जो सा वो इलेक्ट्रोलोज वगैरह देना होता है। अब मैंने इसलिए डिटेल में बताया क्योंकि मैं हर जगह पे बता रहा होता था कि हेपेटिक इनकैफ, हेपेटिक इनकैफ, हेपेटिक इनकैफ, दैट्स व्हाई मैंने इसको ज़रा डिटेल में आपको पढ़ा दिया ताकि आपको इसका अच्छे से समझ आ सके। सो थैंक यू सो मच। का नेक्स्ट जो सा वो हम लिवर ट्यूमर्स पढ़ते हैं।